हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस के बारे में हमने जाना था कि कैपेसिटेंस होता क्या है, धारिता होती क्या है, संधारित्र की धारिता क्या होती है, कैसे उसे निकालते हैं और कैसे वो चार्ज पे या पोटेंशियल पे डिपेंड करता है। फिर भी आपकी नॉलेज के लिए रिमाइंड के लिए बता देते हैं कि हमारे पास एक छोटा सा फॉर्मूला आया था Q इज इक्वल टू CV, C इज इक्वल टू Q बाई V। ये मैथमेटिक्स है कैपेसिटेंस का। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था उसकी फिजिक्स क्या होती है, कैसे वो पिक्चर में आया, ये कैसे कैसे होता है। अब हम क्या करेंगे बच्चों, एप्लीकेशंस ऑफ कैपेसिटेंस पढ़ेंगे, यानी कि अलग अलग अगर आपके पास डिवाइस है, कोई सिलेंड्रिकल है या स्पेरिकल है, यूनिफॉर्मली पोटेंशियल वाली है या किसी दूसरे तरीके की कोई भी डिवाइस हो सकती है, रेक्टेंगुलर है या फिर स्क्वायर शेप में है, किसी भी शेप में हो, आपको क्या करना है, उसके लिए इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस फाइंड आउट करनी है। जैसे ही सबसे पहले टॉपिक पे अगर हम बात करते हैं कि आपके पास कोई एक आइसोलेटेड स्फीयर है, एक स्फेरिकल स्फीयर है, तो आइसोलेटेड एक स्फेरिकल है जिस पर पोटेंशियल आपने चार्ज क्या किया हुआ है, यूनिफॉर्मली चार्ज उसको दिया हुआ है, तो उसके कारण यानी कि एक आइसोलेटेड स्फीयर के कारण आपको उसकी इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस फाइंड आउट करनी है। यानी मैथमेटिक्स के हिसाब से आपको उसका C यानी कि C इज इक्वल टू Q बाई V आपको फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे बच्चों, सबसे पहले क्या करते हैं, किसी एक रेडियस का क्या कर लेते हैं कि स्पेयर बना लेते हैं। ये एक आपने क्या बना लिया, एक स्पेयर बना लिया हमने, जिसकी रेडियस हमने लगभग कितनी ली है बच्चों, R। हमने इसकी रेडियस को मान लिया है कि ये R रेडियस का एक आपके पास क्या है, स्पेयर है। इस स्पेयर के लिए आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस निकालनी है। अगर हम जनरल कॉन्सेप्ट की बात करें, बिल्कुल सिंपली कैसे निकालेंगे, अगर इस पर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये पॉजिटिव चार्ज इसके पास ऐसे डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है हमने, अगर ये कंडक्टर है बच्चों, धीरे धीरे ऐसे ही बातें समझ में आती है, धीरे धीरे फिजिक्स ऐसे ही समझ में आती है। कभी कभी मन में आता है कि चार्ज जब हम इसे दे रहे हैं तो हम यहाँ कहीं भी इस पर चार्ज नहीं रख रहे हैं बच्चे, दरअसल है क्या, ये गेंद की तरह है, चाहे वो सॉलिड हो या फिर होलो हो, जैसे ही आप उसे चार्ज देंगे तो टोटल चार्ज उसके कहां पर आ जाएगा, सरफेस पर आ जाएगा। सरफेस पर आने का भी उसका अपना एक कारण होता है कि वो सरफेस पर क्यों आ रहा है, क्योंकि आपने क्या लिया है, कंडक्टर लिया है। अगर आप नॉन कंडक्टर लेते तो चार्ज सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट इस तरीके से नहीं होता, वो धीरे धीरे पूरे ही स्पेयर में आपका डिस्ट्रीब्यूट हो जाता या रुका रहता, वहीं पर रेस्ट की फॉर्म में होता। लेकिन बच्चे यहाँ कंडक्टर है, जैसे आप उसे चार्ज देते हैं तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक्साइटेड स्टेट में जाने के लिए क्या करते हैं, वो बाहर की तरफ भागने की कोशिश करती है, और आउटर मोस्ट सेल जो उसको मिलेगी, एटम को आउटर मोस्ट सेल उसकी मिलेगी, तो इलेक्ट्रॉन वहां पे जाके क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। या फिर क्या करेगा, अगर आप ज्यादा ही इलेक्ट्रिक एनर्जी दे रहे हो तो कभी कभी थर्मल एक्साइटेशन के कारण इलेक्ट्रॉन क्या कर जाता है, स्किप कर जाता है आपकी बॉडी से। तो बच्चे हमारे पास क्या हुआ, ये हमने इसे पॉजिटिवली चार्ज किया हुआ है, ये पॉजिटिवली चार्ज हमने स्फीयर को कर दिया है। अगर हम जनरली कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग देखते हैं तो अगर इसके पास चार्ज क्यों है, तो कैपेसिटेंस निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, पोटेंशियल चाहिए कि इसका पोटेंशियल कितना होगा। बच्चों जब हमने पोटेंशियल कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि पोटेंशियल क्या होता है, और जब पोटेंशियल को आपने किसी एक पॉइंट चार्ज के कारण निकाला था या किसी एक स्फीयर के कारण जब आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट कर रहे, तो हमने 3 कैटेगरी में यानी कि 3 पॉइंट पर 3 रीजन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपने फाइंड आउट किया था। वे 3 कौन कौन से रीजन थे, आउटसाइड पर, सरफेस पर और इनसाइड पर। ये लास्ट कुछ क्लासेस हमने ली थी पहले, उन क्लासेस में आपने ये स्टडी किया था। बच्चे अगर हम बात करते हैं कि इसके सरफेस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, तो वहां पर हमने ये पढ़ा था कि किसी रेडियस आर के स्फीयर के कारण उसके सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उतना ही होता है जितना कि किसी एक पॉइंट चार्ज के कारण हो। इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर आप इसके लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना चाहते हो तो V इज इक्वल टू 1/4πε0.Q/R होगा। इतने वोल्ट बच्चे क्या होगा, यहाँ पर आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, क्योंकि ये चार्ज पार्टिकल पूरी की पूरा जो ये सिस्टम है आपका बॉडी है, ये एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देगी, और किसी एक पॉइंट चार्ज के कारण किसी R डिस्टेंस पर जैसे ही आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उसका देखोगे या फाइंड आउट करोगे, या चार्ज पार्टिकल के कारण किसी टेस्ट चार्ज को जो लाने में वर्क डन हुआ है वो फाइंड आउट करेंगे, तो आपको यहाँ से कितना मिलेगा, V इज इक्वल टू 1/4πε0Q/R मिलेगा। उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। अगर बच्चों अगर हमारे पास पोटेंशियल अब इतना है और आपको क्या निकालना है, एक आइसोलेटेड स्फीयर आपने लिया हुआ है, इसका कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है,
एक छोटा सा मैथमेटिकल रिलेशन लिखा हुआ है C इज इक्वल टू क्यू बाई वी। अगर आप यहाँ से C निकालना चाहते हो तो C इज इक्वल टू क्यू बाई वी। वी आपके पास क्या है, पोटेंशियल है हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट क्यू बाई आर। तो यहाँ पर आप वैल्यू रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट क्यू बाई आर आपने यहाँ पे रख दिया। अब क्या करेंगे बच्चों, अगर आप इसे मैथमेटिकली सोल्व करोगे तो यहाँ से आपको मिलेगा C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, यानी कि जो आपका आर रेडियस का कोई स्फेरिकल बॉडी है जिस पर चार्ज आपने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, उसके कारण अगर आप इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस उसकी निकाल रहे हो तो वो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर के बराबर होती है। बच्चों यहाँ पर आप देखेंगे कि 4 क्या है, एक न्यूमेरिकल क्वांटिटी है जिसकी वैल्यू फिक्स है हमारे पास, 4 ऑलवेज 4 होता है। पाई 22/7 होता है, ये भी एक कांस्टेंट होता है हमारे पास। और जो आपका एप्सिलॉन नॉट होता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होती है, विद्युत क्षेत्र की विद्युतशीलता है। तो बच्चे ये तीनों ही कांस्टेंट है। इसका मतलब हमें यहाँ से ये पता चलता है कि जो आपका इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस होगा किसी आइसोलेटेड स्फेरिकल बॉडी का, वो उसकी रेडियस पर डिपेंड करेगा। जैसे ही आप उसकी रेडियस बढ़ाओगे तो इसका इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, रेडियस को अगर उसकी घटाओगे तो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस घट जाएगा। किस तरीके से? डायरेक्टली वो लीनियर पावर पर डिपेंड करता है, ना स्क्वायर है ना क्यूब है, कुछ नहीं है, सिर्फ आर की पावर 1 है, यानी कि लीनियरली जितना आर बढ़ेगा उतना ही कैपेसिटेंस उसी रेशो में आपका बढ़ जाएगा। दूसरी बात बच्चे ये है, सीखने के तरीके के अगर आप ध्यान रखेंगे कि भाई हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, एक बात ये हमारे लिए महत्वपूर्ण थी, इसके फॉर्मूला क्रिएट होने के बाद वो आपसे एक एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि किसी स्फेरिकल आपका आइसोलेटेड स्फेरिकल आपका एक कैपेसिटर है और आप उसकी रेडियस को जस्ट डबल कर रहे हो, तो बताए उसकी इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस अगर पहले C थी तो अब कितनी होगी, तो कितनी हो जाएगी बच्चों, 2C हो जाएगी, जस्ट डबल हो जाएगी। नीट वगैरह या आपका जो आपका इस तरीके के टेक्निकल एग्जाम होते हैं IIT वगैरह के, वहां पर ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो सिर्फ हमारी नॉलेज को देखते हैं, ना कि हमारा पूरा मैथमेटिकल डेरिवेशन देखते हैं कि कैसे आया। दूसरी बात क्या है बच्चे, हमें से क्या पूछा जा सकता है इस क्वेश्चन में, ये पूछा जा सकता है कि अगर चार्ज आपके पास पहले Q था, अब आपने इस चार्ज को बढ़ाकर 2 टाइम्स कर दिया है, यानी कि 2 गुना कर दिया है। अब चार्ज हमारे पास कितना हो गया है, चार्ज अब 2Q हो गया है। बच्चों अगर चार्ज अब आपने 2Q कर दिया है तो आपसे हमसे ये पूछा जाएगा कि बताइए उसकी इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस पर क्या इफेक्ट होगा, क्या प्रभाव पड़ेगा। C यानी कि C रहेगी एज इट इज, जैसे कि वो पहले है, 2C हो जाएगी, जैसे आपने ये 2Q या तो क्या 2C हो जाएगी या C/2 हो जाएगी, या फिर नो इफेक्ट रहेगा, यानी कि कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो बच्चे हम यहाँ देखते हैं क्या होता है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस का हमारा डेरिवेशन आया है, फॉर्मूला आया है, मैथमेटिकली एक रिलेशन आया है, वो C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर है, यानी Q पहले ही ऑलरेडी क्या हो गया था, कैंसिल हो गया था। तो जो हमारा फाइनल रिजल्ट आया है उसमें हमें Q देखने को नहीं मिला। इससे ये पता चलता है कि जो आपका इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस है वो चार्ज का फंक्शन नहीं है, यानी कि वो चार्ज पे डिपेंड नहीं करती है। चार्ज चाहे आप इलेक्ट्रिकल इसका जो आपका स्फीयर है, बॉडी जो आपने कैपेसिटर लिया है, आप उसकी चार्ज को घटाइए बढ़ाइए, जो भी आप रखना चाहते हैं रखिए, तो उससे क्या होगा, उसके इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो बच्चे इसी तरीके से क्या हुआ, अगर आप यहाँ से निकालना चाहते हैं कि भाई अगर हमारे पास कितनी रेडियस हो कि उसका जो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस हो वो 1 फैराडे हो, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से उसकी रेडियस निकाल सकते हैं। अगर हमारी C की वैल्यू 1 फैराडे हो तो दैट इज इक्वल टू 4 की वैल्यू आपको पता है, पाई आपको पता है 3.14 होता है। और बच्चों यहाँ पर जब आप मल्टीप्लाई करेंगे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आप रखोगे यहाँ पर 8.85 इंटू 10 टू दी पावर -12 पिको फैराड, इतना हमारे पास क्या होता है 8.85 इंटू 10 टू दी पावर -12 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है, और ये आपके पास यहाँ पर रेडियस बचती है R। अगर आप यहाँ से इस रेडियस को निकालोगे, कैलकुलेशन करोगे, तो जो आपके पास फाइनल रिजल्ट आएगा बच्चों, वो रेडियस ऑफ अर्थ जो हमारे पास होती है 6400 किलोमीटर, उससे क्या होगा बच्चों 1500 टाइम्स ज्यादा बड़ा होगा। यानी कि अगर आपके पास इतना बड़ा स्फीयर है, तब जाने के बाद आपके पास क्या मिलेगा, इतना 1 फैराडे आपको क्या मिलेगी, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस मिलेगी। इसीलिए बच्चों जब भी आप न्यूमेरिकल करेंगे तो ध्यान देंगे कैसे मतलब चीजें टर्म यूज हो रही है। तो जो आपको इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस दिया जाएगा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में, वो कभी भी 2 फैराडे या 3 फैराडे नहीं दिया जाएगा। वो इसलिए नहीं दिया जाता क्योंकि 2 फैराडे और 3 फैराडे इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस को स्टोर करने के लिए आपको एक इतने बड़े कैपेसिटर की जरूरत पड़ेगी जो पृथ्वी की रेडियस से भी लगभग 1500 गुना बड़ा होगा। इसीलिए आपको जब भी आंसर में दिया जाएगा आपको देगा वो 1 माइक्रो फैराडे,
1 पिको फैराडे, इस तरीके से आपको क्या मिलेंगे, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस मिलेगी। यानी कि अगर आप 1 फैराडे भी, फैराडे इसका मीनिंग ये हुआ कि फैराडे अपने आप में इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस की एक बहुत बड़ी यूनिट है, बहुत ज्यादा मेजरमेंट है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक चार्ज आपका स्टोर होना चाहिए, तब जाके आपको 1 फैराडे इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस मिलेगा। जितने भी आप कैपेसिटर्स देखोगे बाजार में से, अगर कोई आप इलेक्ट्रिक डिवाइस बना रहे हो, कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, आप लेके आते हो तो उस पे लिखा हुआ आपको मिलेगा कि ये 2 माइक्रोफैराडे का है, ये 3 माइक्रोफैराड का है, ये 10 माइक्रोफैराड का है। कभी भी ये नहीं मिलेगा कि ये 10 फैराड का है, क्योंकि 10 फैराड का आपके हाथ में आएगा नहीं, वो तो इतना ज्यादा बड़ा हो जाएगा। क्योंकि एक फैराड के लिए आप देख रहे हो कि कैलकुलेशन यहाँ जब 10⁻⁻12 अपॉन में जाएगा, फिर ऊपर जाने के बाद वो जब पॉजिटिव वैल्यू देगा तो 10⁻12 एक कितनी बड़ी क्वांटिटी यहाँ से मिलती है। तो बच्चों आज की क्लास में जो हमने डिस्कस किया है वो एक इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस निकालने की हमने कोशिश की है। एक आपके पास आइसोलेटेड स्फेरिकल बॉडी है जिस पर आपने पॉजिटिवली चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था, तो उसके कारण जो इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस होगा वो इतना होगा 4πε0 और उसकी रेडियस का डायरेक्ट फंक्शन यानी कि 4πε0r होगा। तो यही चीजें आपको ध्यान रखनी है। आप इसके ऊपर जो प्रॉब्लम्स है उन्हें सोल्व कीजिए, बुक की हेल्प लीजिए, क्वेश्चंस वहां पे मिलेंगे आपको। कोई क्वेश्चन नहीं होता है तो जो हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम वाले जो बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं उनमें हम देख सकते हैं, उनमें आप समझ सकते हैं कि कैसे हम प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। तो आगे अब देखियो बच्चों की आपका जो चैनल है हमारा वो अच्छे से ग्रो भी कर रहा है, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक अगर पहुंचता है तो उनकी हेल्प हो सकती है। अभी हमने धीरे धीरे ट्रिकी लगानी स्टार्ट की है, यानी कि जो हम पढ़ते हैं उसे हम जनरली कैसे यूज कर सकते हैं, डायरेक्ट कैसे यूज कर सकते हैं छोटे लेवल पर, ना कि हम बहुत बड़ा डेरिवेशन करके फाइनल रिजल्ट लाके। ये हमारा डेस्क्रिप्टिव वाला पोर्शन होता है, लेकिन जब आपको फिजिक्स यूज करनी होती है एक छोटे से पोर्शन के लिए, तब ये चीजें देखी जाती है कि कौन किसका फंक्शन है और कैसे काम कर सकता है। इसे हम फिजिक्स के अंदर डिपेंडेंसी के नाम से जानते हैं कि डिपेंडेंसी में हमें ये पढ़ाया जाता है कि कोई वैल्यू या कोई आपका जो टर्म है फिजिकल, जो आपकी यूनिट क्वांटिटी है वो किसी दूसरी क्वांटिटी पर कैसे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पर, प्रेशर पर या दूसरी चीजों पर। जैसे हमने यहाँ पे देखा कि एक आइसोलेटेड स्फीयर की जो रेडियस है वो आपके इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी वो इंक्रीज होता है तो वो भी होता है। तो ऐसे ही पिक्चर में जब चीजें बनाई जाती है, हर वीडियो में मैं आपको ये चीजें बता देता हूँ कि ज्यादातर कोशिश करता हूँ कि आपको पता चले कि हम पढ़ क्यों रहे हैं। अगर हमें इन चीजों का पता होगा और भविष्य में आप एक इलेक्ट्रॉनिक संस्थान से जुड़ना चाहते हैं या किसी ऐसे प्रकार की साइंटिफिक लाइन में जाना चाहते हैं, तो चीजें वहां पर ये यूज होती है। हर चीज का अपना एक बेनिफिट है। जब आपको पता होगा कि आपको इतने माइक्रोफैराड का या इतने पिकोफैराड का एक कैपेसिटर बनाना है तो उसकी रेडियस कितनी लेनी चाहिए, उसका चार्ज उस पर कितना होना चाहिए, वो तो आपका डिपेंड ही नहीं करता है, थोड़े चार्ज में भी आपका हो जाएगा चार्ज, तो हम फिर भी बाहर से ही देंगे बॉडी को। तो उसकी रेडियस कितनी होनी चाहिए, उसकी कैपेसिटेंस इतनी तब जाके होगी। तो ये चीजें ही हम क्या करते हैं, यूज करते हैं, और तभी जाने के बाद चीजें पिक्चर में आना स्टार्ट होती है, हम यूज कर लेते हैं। हमारा फैन जो होता है, फैन होता है हमारे पास, जो फैन होते हैं आपके रूफ वाले, उसमें क्या होता है बच्चों, एक छोटा सा सिलेंडर लगा होता है जिसे आप सिलेंडर के रूप में देखोगे। दरअसल वे क्या होते हैं, कंडेंसर के नाम से हम उन्हें जाते हैं। वो भी एक तरीके से कैपेसिटर की तरह बिहेव करती है। वो क्या कर लेते हैं, चार्ज को स्टोर कर लेते हैं। कभी आपने देखा हो कि जो आपका मैकेनिक्स होगा यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाला होगा वो दोनों चार्ज को आपस में रब करेगा, तब जाने के बाद वहां से एक चिंगारी टाइप कुछ ऐसा होगा। तो उसे क्या करता है, वो न्यूट्रल करता है कि अगर उससे हाथ भी लग जाएगा उससे इत्तेफाक से तो करंट बाद में ना लगे। इसलिए करता है कि चार्ज न्यूट्रल हो जाता है, वहां पर टोटल जो उसका चार्ज होता है वो 0 हो जाता है, तो फिर वहां पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहती है। इसका मतलब उसमें पहले से ही क्या किया गया था, लाइट ना होने के बावजूद भी आपने उसमें इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर कर लिया था। यानी कि वो एक टाइम पर किसकी तरह बिहेव कर रहा था, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटर की तरह बिहेव कर रहा था। उसकी अपनी कैपेसिटेंस थी। कैपेसिटेंस वास्तव में क्या होती है बच्चों की, इलेक्ट्रिक चार्ज को, किसी कंडक्टर की एक ऐसी एबिलिटी, किसी सब्सटेंस की जो इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर कर सकता हो, स्टोर करके अपने पास रख सकता हो, उसी को हम कैपेसिटेंस के नाम से जानते हैं फिजिक्स की दुनिया में। थैंक यू सो मच बच्चों, आप देखते रहिए लगातार हमारी वीडियोज और एंजॉय कीजिए फिजिक्स।